चलो अब शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब ये सेक्शंस है, तो सेक्शंस एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 16 है ना, तो हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 15 तक आ चुके थे, है ना। तो अब सेक्शन 16 देखते हैं। राइट, वैल्यूएशन तक ऑलरेडी आ चुके थे हम। वैल्यूएशन किया था गुड्स का, याद है आपको, सीजीएसटी एक्ट में। तो अब देखो सेक्शन 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया, ये लेने के लिए क्या कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये एलिजिबल कौन है, कौन पर्सन हु आर एलिजिबल टू टेक दिस आईटीसी। ओके, मजेदार है। देखो, एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो व्हाट आर एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16। देखो, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। तो जो पर्सन जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, केवल वही पर्सन जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप क्रेडिट नहीं ले सकते। वेरी सिंपल। ओके, सो फॉर टेकिंग द क्रेडिट यू मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। ओके, देखो तो मतलब क्या, देखो मैं समझाता हूं। ये सप्लायर है, ये सप्लायर ने कोई गुड्स परचेज किए, इनपुट कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट सर्विसेज, ये अगर आपने सप्लाई किए और इनके ऊपर जो जीएसटी लग के आया, इस जीएसटी का अगर ये सप्लायर को आईटीसी लेना है, इफ ही वांट टू टेक द आईटीसी, देन दिस सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट एबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ जीएसटी। ओके, तो देखो, सब्जेक्ट टू सच अ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन as may be prescribed and in a manner specified under section 49 में देखेंगे अपन, be entitled to take the credit of input tax charge on supply of goods or services or both। देखो अभी बताइए, goods or services or both which are used or intended to be used in course of furtherance of a business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such a person। तो ये जो जीएसटी आपको लग के आया, ये जीएसटी जो आपको लग के आया है, ये सप्लायर के एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, ये लेजर में ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट रहेगा जीएसटी का, वो जीएसटी अमाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, चलो फिर आगे क्या हो, सेकंड कंडीशन, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग आईटीसी। अब क्या क्या कंडीशन है, देखो, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी एंटाइटल्ड to take the credit of input tax in respect of any supply of goods or services or both unless, जब तक वो ये नीचे दिए गए ABCD पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता, करेगा, तब तक उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन, उसको कुछ भी बोलने दो ये सेक्शन को, लेकिन अगर आप ये कंडीशन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया या जो डॉक्यूमेंट्स इनमें बोले हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि आपको क्रेडिट लेना है तो ये सब करना पड़ेगा ना। तो ये क्या क्या चीजें ऐसी जो आपको क्रेडिट लेने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ऐसी कौन कौन सी चीजें सर? तो देखो, पहली चीज है बेटा, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। मतलब देखो, ये जो सप्लायर हमने देखा, एग्जांपल मेरा और आपका लेते हो तो जल्दी समझ में आएंगे। देखो, तो मैं आशीष, मान के चलो आई एम सप्लायर ऑफ गुड्स, और मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, यू आर द रेसिपी, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, तो अब मैं आपको जीएसटी लगा के दूंगा,
है ना, मैंने मेरे इनवॉइस में जीएसटी लगा के दिया। अब आप लोगों को जीएसटी का क्रेडिट लेना है, यू पीपल वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट जीएसटी। तो मैं आपको जो इनवॉइस इश्यू करूंगा, इनवॉइस, मुझे आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, वो इनवॉइस आपके पास में होगा तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके पास में इनवॉइस नहीं होगा तो फिर आप क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ में आया आपके? जैसे देखो, ये आशीष और हमारा एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? प्रवीण। स्टूडेंट या स्टूडेंट अभी मत बोलो आप, रेसिपिएंट, और आई एम अ सप्लायर। ओके, तो मैं अगर इसको गुड्स सप्लाई करता हूं तो मैं उसको टैक्स इनवॉइस दूंगा। ₹1,00,000 का वैल्यू, जिसके ऊपर जीएसटी मैंने 10,000 रुपए लगा के दिया। तो ये 10,000 रुपए का क्रेडिट प्रवीण तभी ले पाएगा जब ये टैक्स इनवॉइस प्रवीण के पास होगा, इनवॉइस या फिर इनवॉइस और डेबिट नोट। अभी डेबिट नोट क्या होता है देखो, ये भी समझ लो, बार बार वर्ड आएंगे। मतलब मैंने क्या किया कि प्रवीण को 1,00,000 रुपए का इनवॉइस और 10,000 रुपए का जीएसटी लगा के भेज दिया, 1,10,000 रुपए का इनवॉइस भेज दिया। अब मुझे बाद में पता चला कि यार मैंने क्या किया, ये अमाउंट कम लगा के भेजा, मतलब 1,00,000 रुपए में गुड्स नहीं बेचना चाहिए था। उसका एग्रीमेंट हम दोनों का 1,50,000 रुपए का हो चुका था, बट गलती से मेरे अकाउंटेंट ने इनवॉइस 1,00,000 रुपए का बना दिया। तो मुझे 50,000 रुपए प्रवीण से और लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं प्रवीण को डेबिट नोट इश्यू कर सकता हूं। तो आई विल इश्यू अ डेबिट नोट टू प्रवीण, 50,000 रुपीज का मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा, और ये डेबिट नोट में भी जीएसटी लगा के दूंगा 5। तो अब ये प्रवीण क्या कर सकता है, ये डेबिट नोट के बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकता है। सो प्रवीण कैन टेक द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस और ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, एज द केस में भी। समझ में आपके? तो अमाउंट शॉर्ट हो गया तो जनरली ये डेबिट नोट इश्यू किया जाता है, या जीएसटी शॉर्ट लगाया गया, जीएसटी कम लगाया गया तो भी डेबिट नोट इश्यू हो जाता है। ओके, ग्रेट, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल। तो देखो, पहला, ही इज इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यूड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ही इज मतलब कौन है? ये रेसिपिएंट, जो क्रेडिट ले रहा है, जो आईटीसी ले रहा है ना, और सच अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। ग्रेट। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो कि सिर्फ इनवॉइस और डेबिट नोट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको क्रेडिट लेना है तो उस पर्सन को अपनी बुक्स में अपने बुक्स में अगर उसको क्रेडिट लेना है तो उसको गुड्स और सर्विसेज भी मिल जानी चाहिए। जैसे हमारे केस में प्रवीण है रेसिपिएंट, तो प्रवीण के पास इनवॉइस या डेबिट नोट होना तो जरूरी है, बट उसके साथ साथ उसको गुड्स भी मिल जाने चाहिए। अगर इसके पास सिर्फ इनवॉइस है और उसके पास अगर गुड्स नहीं पहुंचे या उसके पास सर्विसेज नहीं मिली, उसको सर्विसेज नहीं मिली, तो इज नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। तो इनवॉइस डेबिट नोट के साथ साथ गुड्स या सर्विसेज भी मिल जानी चाहिए। ओके, ग्रेट। देखो, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट और बता दूं, देखो सुनो। तो अभी मैंने बताया कि प्रवीण को गुड्स और सर्विसेज भी मिल जानी चाहिए, लेकिन देखो, यह आशीष है जो सप्लायर है, और ये प्रवीण जो कौन है बेटा? रेसिपिएंट। प्रवीण रेसिपिएंट। अब क्या हुआ कि ये प्रवीण ने मुझे बोला कि आप गुड्स भेजो, तो मैंने उसका इनवॉइस बनाया 1,00,000 रुपए का, और इसके ऊपर जीएसटी लगा के इसको प्रवीण को भेज दिया। लेकिन प्रवीण का मुझे बाद में फोन आया कि सर आप एक काम करो, आप गुड्स मुझे डायरेक्टली मत भेजो, आप गुड्स अभिजीत को भेज दो, ये मेरा जॉब वर्कर है।
ये मेरा जॉब वर्कर है, कौन? अभिजीत। जैसा देखो मैं मुंबई में हूं, अभिजीत भी बेचारा मुंबई में, बेचारा क्यों है मुंबई में वो भी। और ये कौन है? नागपुर में प्रवीण। तो ये प्रवीण ने क्या बोला कि देखो मुझे जॉब वर्क करने के लिए वैसे भी गुड्स को मुंबई भेजना पड़ता है, तो सर आप एक काम करो, आप मुझे नागपुर में भिजवाएंगे, फिर मैं वापस मुंबई में भिजवाऊंगा, उससे अच्छा आप डायरेक्ट गुड्स अभिजीत को भिजवा दो मुंबई में। अब लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? देखो कि आपके पॉइंट के हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से, तो प्रवीण तब तक क्रेडिट नहीं ले पाएगा बॉस जब तक ये गुड्स अभिजीत से वापस प्रवीण को नहीं चले जाते। मतलब वो अभिजीत को मान के चलो 2-4-5 महीने लग गए जॉब वर्क को कंप्लीट करने में, तो तब तक प्रवीण उधर क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि कंडीशन में बोला है कि जब तक गुड्स नहीं मिलते, इनवॉइस तो मिल गया प्रवीण को, पर जब तक गुड्स नहीं मिलते तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल कार्यक्रम हो जाएगा ऐसा, तो है ना। तो फिर ऐसे केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये पर्सन रेसिपिएंट के डायरेक्शन पे अगर गुड्स किसी थर्ड पर्सन को जा रहे, तो अभिजीत इज अ थर्ड पर्सन, इफ ऑन डायरेक्शन ऑफ रेसिपिएंट द गुड्स आर सेंट बाय सप्लायर टू द थर्ड पर्सन, देन when the goods reaches to the premises of this third person, this recipient can take the credit. तो जब गुड्स अभिजीत के प्रीमाइसेस में पहुंच जाएंगे मुंबई, प्रवीण क्रेडिट ले सकता है, लेकिन हाँ इनवॉइस तो प्रवीण के पास जाना चाहिए। तो देखो इनवॉइस प्रवीण के पास है, और गुड्स जब भी अभिजीत के फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे, इधर अभिजीत के फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे, तब वो प्रवीण उसका क्रेडिट ले पाएगा। सिंपल, ओके। तो देखो वहां पे वही बोला है, डिलीवरी ऑफ गुड्स at a registered person direction is a valid receipt of goods. ये valid receipt होगी। जैसे देखो, it shall be deemed that a registered person has received the goods, deemed माना जाएगा, deemed, प्रवीण deemed goods मिल गए उसको, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person मतलब यहां कौन आ जाएगा? अभिजीत, any other person, on a direction of such a registered person मतलब प्रवीण, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of the goods, either by way of transfer of document of title or otherwise. तो ये मूवमेंट में थे तब या फिर बिफोर, कभी भी बोला, कौन? प्रवीण ने कभी भी बोल दिया सप्लायर को, ड्यूरिंग द मूवमेंट गुड्स निकले थे, जैसे ही आशीष के फैक्ट्री से गुड्स निकले, इमीडिएट प्रवीण ने फोन किया, आशीष, बोला हाँ बोल 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 प्रवीण बोल, आशीष एक काम कर, गुड्स वो भांडूप में हमारा जॉब वर्कर रहता है और अभिजीत, उसको भेज दे। बोला अच्छा ओके, फोन रख दे। तो फोन रख दिया उसने, और मैं गुड्स क्या किया, ट्रक पलटाए, कहां की तरफ? भांडूप की तरफ। तो भांडूप जब गुड्स चले जाएंगे तब प्रवीण क्रेडिट ले पाएगा। समझ में आया? और बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो मैंने बिल्टी उल्टी ट्रांसफर कर दिया उसके नाम पे, मैंने मतलब प्रवीण ने बोल दिया कि बिल्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो भी क्रेडिट मिल जाए। ग्रेट, ओके। चल फिर नेक्स्ट, टैक्स चार्जेस एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये बड़ा रिगरस कंडीशन है बॉस। क्या बोलता है देखो, कि ये जो प्रवीण है, अब ये 1,10,000 रुपए प्रवीण आशीष को देगा, जिसका बायफर्गेशन मैंने आपको बताया कि ये 1,00,000 रुपए जो है ये तो आशीष का रेवेन्यू है, मेरा रेवेन्यू है, बट जो 10,000 रुपए है ये किसको चले जाएंगे बताओ? ये गवर्नमेंट को चले जाएंगे, ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो जब उन्होंने बोला ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को चले जाएंगे, मतलब आशीष गवर्नमेंट को भर देगा, तब ही प्रवीण क्रेडिट ले पाएगा। मतलब अगर आशीष गवर्नमेंट को ये 10,000 रुपए नहीं भरता है तो प्रवीण क्रेडिट नहीं ले सकता। अरे क्या है ये? मतलब मुझे एक बात बताओ कि आपको सप्लायर, रेसिपिएंट को जेन्युइन सप्लायर ही चुनना पड़ेगा, लाइक आशीष, जेन्युइन सप्लायर ही चुनना पड़ेगा जो टैक्स भरने वाला है, जो टैक्स आगे भरेगा। अगर आपका सप्लायर टैक्स नहीं भरेगा गवर्नमेंट को, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो जो सप्लायर है, आप इंश्योर कर लो, रेसिपिएंट को बोला आप इंश्योर कर लो कि आप
ऐसे पर्सन से गुड्स परचेस कर रहे हो जो बहुत ईमानदार है, लाइक आशीष, जो टैक्स गवर्नमेंट को भरेगा, राइट? तो देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए सप्लाई, जो टैक्स मैंने चार्ज किया, हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट ईदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल अंडर द सेड एक्ट। तो मैं अगर एक पूरा 10,000 कैश में भरूं या मेरे पास कुछ आईटीसी है, वो आईटीसी को यूज करके भरूं, कैसा भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ओके, ग्रेट। फिर डी, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न क्या मतलब हुआ बेटा? कि ये जो सप्लायर है, रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट ने रिटर्न भी फर्निश करना चाहिए। सेक्शन 39 he should furnish, he has furnished the return under section 39। तो आपको रिटर्न भी भरना पड़ेगा, प्रवीण को रिटर्न भी भरना पड़ेगा, तब जाके आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके, ग्रेट, सिंपल, राइट? चल फिर आगे। ओके, देखो फिर नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, ये भी एक पॉइंट, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या बेटा? कि आपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया, जैसे वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते, आशीष और प्रवीण, मैं इसको 10,000 गुड्स भेजने वाला हूं, लेकिन मैंने बोला देखो, बिल तो एक साथ दे दिया पूरा 10,000 का, 1 लाख रुपए बिल तो पूरा चले गया, 10,000 जीएसटी लगा के, लेकिन गुड्स कैसे जाने वाले हैं बेटा? 5 इंस्टॉलमेंट में, 2000 यूनिट्स पहले इंस्टॉलमेंट में, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2000 यूनिट्स, तीसरे में 2000, चौथे में 2000 और 5वें में 2000, ऐसे यूनिट्स जाने वाले। और ये हर मंथ के पहले तारीख को जाएंगे, मतलब 1 जनवरी 18, 1 फरवरी 18, मार्च 18, अप्रैल 18 और मई 18। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है बेटा? कि ये 10,000 का क्रेडिट प्रवीण को तभी मिलेगा, इनवॉइस तो चले गया, पैसे भी आ गए, लेकिन क्रेडिट तब मिलेगा जब ये आखिरी इंस्टॉलमेंट प्रवीण को मिल जाएगा। मतलब आप पार्ट क्रेडिट नहीं ले सकते हो, जैसे जैसे आप मान के चलो 10,000, 2,000 यूनिट मिल गए तो इसका 1/5 क्रेडिट ले लिया, फिर आगे के 2,000 1/5, ऐसा आप नहीं कर सकते। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट गुड्स का नहीं मिलेगा तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ये बड़ा अगेन ड्रैकोनियन प्रोविजन है, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा तब क्रेडिट ले सकता है प्रवीण। ओके, तो देखो वहां पे क्या लिखा, वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इन इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शॉल एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो जब लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट आएगा तब वो क्रेडिट ले सकता है। ओके, ग्रेट। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, आप अभी देख सकते हो इसको, अपन बाद में तो देखेंगे। पेज नंबर 188 पे एग्जाम्पल, 188। ओके, ग्रेट। चलो फिर आगे आपको देखना है तो देख के रख सकते हो आप। फिर देखो, पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, देन ITC availed is to be paid along with interest। अभी भी बड़ा मजेदार केस है, देखो क्या है, समझो, ये बड़ा समझने लायक केस है ना। देखो क्या बोलता है, if the payment is not made within 180 days from the date of invoice, जैसे देखो क्या होता है कि ये आशीष है और ये प्रवीण। ओके, तो ये जो 1,18,000 रुपए का बिल है हमारा, 1,18,000 रुपए का बिल, ये 1,18,000 का पेमेंट प्रवीण ने आशीष को करना है। तो ये पेमेंट प्रवीण हैज टू मेड टू आशीष विद इन 180 days, within 180 days from date of
रिसिप्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब क्या, लेट्स से कि ये इनवॉइस है 1 जनवरी 2018 का, इसका वैल्यू है 1 लाख और जीएसटी है 10,000। क्रेडिट में मैंने बेचा, आशीष ने 1 जनवरी 2018 को प्रवीण को गुड्स क्रेडिट में बेच दिया। अब यहां से इसको क्रेडिट तो मिल जाएगा इमीडिएट, जैसे गुड्स भी मिल गए, इनवॉइस भी मिल गए, तो इसने क्रेडिट ले लिया प्रवीण ने, ध्यान से समझो, इसको इनवॉइस भी मिल गया, उसको गुड्स भी मिल गए, समझिएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों उसको मिल गया, इनवॉइस और गुड्स। ही टुक द क्रेडिट, कौन, प्रवीण। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, अब इसने क्रेडिट तो ले लिया, किसने, प्रवीण ने। अब अगर प्रवीण ये 1,18,000 रुपए, देखो वैल्यू और जीएसटी दोनों की बात कर रहा है बेटा, वैल्यू और जीएसटी दोनों की बात कर रहा है। अगर प्रवीण ये दोनों चीजें आशीष को विद इन 180 डेज नहीं दे रहा है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस कब है, देखो 1 जनवरी 2018, 180 डेज कहां से आएंगे, 180 डेज फ्रॉम 1 जनवरी 2018, लेट्स से 29 जून 2018, इस दिन तक अगर प्रवीण आशीष को पेमेंट नहीं करता है, कौन सा पेमेंट बेटा, वैल्यू भी और जीएसटी का अमाउंट भी, दोनों वैल्यू और जीएसटी अमाउंट दोनों, तो फिर प्रवीण ने जो क्रेडिट लिया था, आईटीसी लिया था 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए का जो आईटीसी प्रवीण ने लेके रखा है, ये 10,000 रुपए का आईटीसी उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स करना बेटा, प्रवीण को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब क्या कि देख प्रवीण ने क्या किया था, प्रवीण की मान के चलो, प्रवीण के बुक में इसकी आउटपुट लायबिलिटी थी कोई महीने की 20,000 रुपए, उसके साथ इसने ये आईटीसी यूज कर लिया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का आईटीसी यूज कर लिया। अब पेमेंट गवर्नमेंट को उस महीने में एक्चुअल 10,000 रुपए गया, क्योंकि 20,000 के साथ उसने वो 10,000 का क्रेडिट ले लिया आईटीसी। लेकिन ये जो 10,000 का आईटीसी लिया, इसका पेमेंट तो आशीष को गया ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में 180 डेज होने के बाद, मतलब 29 जून के बाद, ये जो आईटीसी प्रवीण ने माइनस किया था उसके लायबिलिटी से, वो अब आईटीसी प्रवीण की फिर से आउटपुट लायबिलिटी मानी जाए। 180 डेज के बाद ये आईटीसी जो क्लेम किया था, वो आईटीसी प्रवीण की लायबिलिटी मानी जाएगी और उसे वो 10,000 पे करना पड़ेगा। उसे ही टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो 181th डे प्रवीण मतलब रेसिपिएंट को वो आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। इसमें और एक बात अभी बता दूं मैं आपको, रूल्स में आएगी। सर अगर पार्ट में पेमेंट किया तो क्या, मतलब क्या कि जैसे मान के चलो ये वैल्यू का पेमेंट किया उसने 50,000 और उसके ऊपर का 5,000 का जीएसटी पे किया, टोटल 55,000। तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा सर, तो बेटा पार्ट क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो पार्ट वैल्यू पे जो जीएसटी आएगा उसका क्रेडिट ले सकते, ये रूल्स में दिया हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आप पार्ट में पेमेंट करते हो तो उस प्रपोर्शनेट में आपको क्रेडिट भी मिलते जाए। ओके ग्रेट। देखो, वेयर अ रेसिपिएंट फेल्स टू पे अ सप्लायर और गुड्स और सर्विसेज और बोथ, रेसिपिएंट मतलब प्रवीण फेल्स टू पे other than supplies on which the tax is payable on reverse charge basis, तो रिवर्स चार्ज वालों को ये एप्लीकेबल नहीं। मतलब क्या, ये अगर प्रवीण को रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है उसको। ये अगर प्रवीण, इफ प्रवीण रिक्वायर्ड टू पे दिस टैक्स, ये जो 10,000 रुपए का टैक्स है ये उसे आरसीएम में पे करना है, रिवर्स चार्ज में पे करना है, मतलब अब रेसिपिएंट प्रवीण ही पे करेगा, तो उसको तभी क्रेडिट मिलेगा जब ये 10,000 रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज है, मतलब मैं अगर प्रवीण को ये 10,000 रुपए का जीएसटी लगा के दे रहा हूं तो उसको इमीडिएट क्रेडिट मिल जाएगा, जैसे इनवॉइस और गुड्स मिल गए इमीडिएट वो क्रेडिट ले पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट।
इमीडिएट वो क्रेडिट ले पाएगा, बट 180 डेज में उसको पेमेंट करना पड़ेगा सप्लायर। बट इन केस ऑफ आरसीएम रिवर्स चार्ज अगर है तो जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट को 10,000 रुपए भरेगा तब ही वो क्रेडिट ले पाएगा, आईटीसी ले पाएगा। समझ में आ रहा है? ग्रेट है ना। देखो तो रिवर्स चार्ज वालों के लिए नहीं 180 डेज का फंड। द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई along with tax within a period of 180 days from the date of issue of invoice, जिस दिन का इनवॉइस है, by a supplier, an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest। तो उसके ऊपर ये 10,000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, 3 महीने नहीं सॉरी 180 डेज पेमेंट कर देना है। और अगर आप नहीं करते हो तो 180th डे वो जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी, और वो लायबिलिटी आपको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को भरना है ना। लेकिन जरा सोचो कि अब ये प्रवीण ने 180th डे तो नहीं पे किया, लेकिन ये लायबिलिटी फिर आपको उसको भर देना पड़ेगा 10,000 विथ इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। मान के चलो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया और एक गवर्नमेंट को भर दिया 11,000 पेड बाय प्रवीण टू गवर्नमेंट, भर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये प्रवीण ने बाद में कभी तो भी 200 दिन के बाद आफ्टर 200 डेज ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट 1,18,000 ये वापस आशीष को पे कर दिया, आशीष को पे कर दिया। तो क्या अब उसे क्रेडिट मिलेगा? यस, बिल्कुल मिल जाएगा। अरे क्योंकि उसने क्रेडिट रिवर्स कर दिया ना, गवर्नमेंट को पे कर दिया था 180 डे। तो जब ये वापस पेमेंट करेगा तब फिर से उसको 10,000 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो देर आई दुरुस्त आई, गलती की थी तो हमने उसका खामियाजा आपको भुगतने के लिए बोला, विथ इंटरेस्ट हमने पैसा लिया आपसे। अब अगर आप वापस उसको पेमेंट कर देते हो तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो दे रिक्रेडिट। However, recipient shall be entitled to avail the credit of input tax payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services along with tax payable thereon। तो फिर वो क्रेडिट ले सकता है। ओके, ग्रेट। फिर नेक्स्ट, अभी जो 180 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये कंडीशन, ये 3 जो एक्सेप्शन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, राइट। तो ये कौन से 3 है? मतलब आपको जो सप्लाई की वैल्यू है ना, रेसिपिएंट मैं हूं, मुझे सप्लायर को 180 डेज में टैक्स भी पे करना है और सप्लाई की जो वैल्यू वो भी पे करना है। ये वैल्यूज ये नीचे दिए गए 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं, एक्सेप्शन, राइट, उसी को एक्सेप्शन बोलते। तो कौन से देखो, पहले एक्सेप्शन देख लेते हैं। दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई, डज नॉट को अंडरलाइन करो, डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग 3 केसेस। तो कौन से देखो, पहला सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब क्या कि अब देखो सप्लायर ने मुझे सप्लाई तो कर दिया गुड्स, लेकिन अब इसके ऊपर टैक्स मुझे ही पे करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें उसको पेमेंट करो मत करो, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आप हमारा पेमेंट कर दो, उसको 180 डेज में करो मत करो पेमेंट हमें को, क्योंकि अब रिवर्स चार्ज में तो लायबिलिटी आपके ऊपर है ना, तो आप हमारा टैक्स पे कर दो। वो कितने दिन में करना वो नहीं दिया, लेकिन वो जो कंडीशन थी 180 डेज वाली, जो सप्लायर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो यहां से रिमूव कर दी, क्योंकि अब लायबिलिटी किसके ऊपर है? लायबिलिटी अब रेसिपिएंट के ऊपर है, रिवर्स चार्ज में, मतलब जो माल ले रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी, तो वो कंडीशन हटा दिया 180 डेज वाली। सेकंड, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये शेड्यूल 1 में देखा था हम। अरे भाई कंसिडरेशन ही सामने वाले को नहीं जा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन है। याद है आपको कौन कौन सा था बेटा? गुड्स ट्रांसफर टू अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन था, प्रिंसिपल टू एजेंट ट्रांसफर, राइट। फिर तीसरा था एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, और परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, ऐसे 4 थे। तो यहां कंसिडरेशन ही नहीं होता, उन्होंने सप्लाई तो हो गया बट कंसिडरेशन नहीं, तो 180 डेज का पॉइंट आ ही नहीं सकता यहां पे। अरे बराबर, और ऐसे केस में भी फिर आपको ये 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं करें। या फिर थर्ड, द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट of any amount added in accordance with provision of section 15(2)
B shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to section 16(2). कुछ नहीं समझ में आया तो उसको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया, दैट इज देखो, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी। तो हमने कोई एडिशंस करवाए और वो ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी, राइट, हमने कुछ एडिशंस करवाए on account of supplier's liability in relation to which supplies being incurred by the recipient of supply। और उसकी जो लाइबिलिटी हमने जो एडिशन करवाए उसकी जो लाइबिलिटी वो किसके ऊपर आने वाली, रेसिपिएंट। तो वो एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो तो मुझे ही पे करना है, तो वो एडिशनल लाइबिलिटी के लिए भी फिर ये 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो ऐसे 3 पॉइंट के केस में एक्सेप्शन है, तो 180 डेज वाली जो कंडीशन है वो फिर यहां नहीं लगेगी। ओके, ITC not admissible if depreciation claimed on tax component। अब ये क्या है, ITC not allowed। तो मान के चलो कि आपने कोई गुड्स परचेस किए, कैपिटल गुड्स आपने परचेस की, ये कैपिटल गुड्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए और इसके ऊपर GST लग के आया 10,000, तो 1,10,000 रुपए हो गया। अब आपको ITC क्लेम करना है इसका, तो देखो क्या होता है, यहां 2 ऑप्शन होते हैं। रेसिपिएंट के पास ही गुड्स है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 क्या है, देखो ऑप्शन 1 में क्या होता है बेटा कि आप मतलब रेसिपिएंट क्या कर सकता है कि ये गुड्स का ये जो 10,000 रुपए 10,000 रुपीज का, इसका सीधा सीधा ITC क्लेम कर लेगा बुक्स में, ITC क्लेम इन बुक्स। और जो फिर उसकी बैलेंस शीट होगी वो बैलेंस शीट में ये एसेट रिकॉर्ड करेगा 1 लाख रुपए पे। तो क्या होगा कि ये जब डेप्रिसिएशन लेगा तो ये उसकी बैलेंस शीट और ये उसका P&L अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन जो क्लेम करेगा ये डेप्रिसिएशन भी कितने रुपए के क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन 1 लाख। ये डेप्रिसिएशन भी कितने रुपए पे क्लेम होगा बेटा, फिर 1 लाख पे, क्योंकि ये असेट 1 लाख रुपए पे यहां पे रिकॉर्ड हो। बट इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ये 10,000 रुपए का ITC ना ले, नो ITC, और जो एसेट है वो बैलेंस शीट में 1,10,000 रुपए पे शो करे। अब अगर इसने ये एसेट बैलेंस शीट में 1,10,000 में शो की तो उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा P&L अकाउंट में, वो डेप्रिसिएशन अब कितने रुपए पे मिलेगा बेटा बताओ, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन 1,10,000। अब ये डेप्रिसिएशन 1,10,000 पे क्लेम कर पाएगा। तो देखो अगर डेप्रिसिएशन 1,10,000 पे क्लेम किया तो यहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको बेनिफिट इनकम टैक्स में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बट यहां क्या हो रहा है, यहां वो ITC ले रहा है, तो ITC अगर लेगा तो फिर उसको असेट कितने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 1 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब वो असेट 1,10,000 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज दो बेनिफिट हो जाएंगे ना। एक तो ITC का 10,000 का बेनिफिट मिलेगा और डेप्रिसिएशन भी 1,10,000, मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो इनकम टैक्स भी कम आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट ले सकते हो, दोनों बेनिफिट आप एट ए टाइम नहीं ले सकते हो। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ITC, और अगर आप ITC ले रहे हो तो फिर असेट आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और अगर आप ITC नहीं ले रहे हो तो असेट फिर टैक्स एलिमेंट इंक्लूड करके लेना पड़ेगा। टैक्स एलिमेंट मतलब कौन सा बेटा, GST इंक्लूड करके लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो फिर आपको डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दोनों में से एट योर चॉइस आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, गवर्नमेंट ने बोला है आपकी चॉइस। तो देखो, where the registered person has claimed the depreciation on a tax component पे उसने depreciation claim किया,
मतलब ये 1,10,000 वाली बात चल रही है, 1,10,000 पे डिप्रिसिएशन अगर उसने क्लेम किया of the original cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act, the input tax credit of the tax component shall not be allowed. अभी बताया कि फिर उसको ITC नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्स कंपोनेंट पे 10,000 रुपए पे डिप्रिसिएशन आ चुका है. ओके, ग्रेट, सिंपल. दो बेनिफिट कैसे मिलेंगे भला आपको, है ना. फिर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC. क्या टाइम लिमिट है देखो. अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉल नॉट एंटाइटल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ September following the end of financial year to which such a invoice or invoice pertaining or debit note pertains, or furnishing of annual return whichever is earlier. ये भी समझने वाली बात है. देखो तो मान के चलो ये आपका ईयर है 17-18, 1 अप्रैल 17 तो 31 मार्च 18, ये आपका ईयर. अब ये ईयर में अपन देखेंगे रिटर्न्स में आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ता है. मंथली रिटर्न हर मंथ में आपको रिटर्न भरना पड़ता है जीएसटी में, ईयर में, और एक एनुअल रिटर्न भी भरना है आपको साल के एंड में. तो वो एनुअल रिटर्न कब भरना है आपको मालूम है? ये ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर 2018 तक, और यहां पे आपका मार्च. यहां तक आपको रिटर्न भरना है. कौन से ईयर का? रिक्वायर टू फाइल एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18, यहां तक भर सकते हो आप. ओके. और जो मंथली रिटर्न है वो मंथली रिटर्न नेक्स्ट महीने के 20 तारीख तक आपको फाइल करना है. नेक्स्ट महीने के 20 तारीख. ओके. तो अब यहां क्या बोला है देखो, यहां बोला है कि आप क्रेडिट ले सकते हो. इस साल आपको कोई इनवॉइस मिल गया है ना, यू रिसीव द इनवॉइस, यू रिसीव्ड इनवॉइस, कहीं कभी भी मिला, इन कोई भी एक मंथ ले लो, इन द मंथ ऑफ मई 17 में आपको कोई इनवॉइस मिल गया. अब आप क्या हुआ कि गलती से उसका क्रेडिट लेना भूल गए, ये इनवॉइस का क्रेडिट लेना आप भूल गए. हो सकता है इनवॉइस इधर उधर रखने में आ गया, क्रेडिट लेना भूल गए. तो आप कब तक क्रेडिट ले पाओगे भाई? क्या कभी भी क्रेडिट ले पाओगे क्या आप? ऐसा होगा क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते उसका. तो देखो कब तक क्रेडिट ले पाओगे? तो उन्होंने बोला देखो ये जो ईयर आपका 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18, उसका नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का, ये जो नेक्स्ट ईयर दिख रहा है आपको, ये नेक्स्ट ईयर है यहां पे पूरा, ये नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ, सितंबर, इसका ड्यू डेट. तो इसका ड्यू डेट क्या है देखो, रिटर्न फाइलिंग का मैंने बोला अभी 20 तारीख तक नेक्स्ट महीने के, मतलब 20 अक्टूबर 2018 तक, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. देखो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू डेट. ये एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है. हमें ड्यू डेट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि एनुअल रिटर्न आपने कब तक फाइल किया. तो मान के चलो कि एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया यहां पे 30 जून 2018 को एनुअल रिटर्न फाइल किया. तो आपको कौन से दो डेट में से अर्लियर आप क्रेडिट ले सकते हो? कब तक क्रेडिट ले सकते हो बेटा? डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, रादर वी कैन से एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, और सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जीएसटी. ओके. तो देखो पहला केस लेते अपन. पहले केस में वही कि कब फाइल किया आपने एनुअल रिटर्न? 30 जून को, 30 जून 2018. कौन से साल का एनुअल रिटर्न है बेटा ये? 17-18. और सितंबर महीने की ड्यू डेट क्या है आपकी बताओ? सितंबर महीने की ड्यू डेट आपकी वो तो सेम रहेगी, 20 अक्टूबर 18. तो आपको कब तक फाइल करना पड़ेगा? आप जीएसटी
आईटीसी क्रेडिट कब तक ले सकते हो, कब तक, तो विच एवर इज अर्लियर, तो क्या अर्लियर है यहां पे बताओ, 30 जून या 20 अक्टूबर, 30 जून 18, ये फर्स्ट केस। ओके, सेकेंड केस, अब आपकी ड्यू डेट ऑफ आरओआई, सॉरी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न है ना, ये एनुअल रिटर्न, दिस इज एनुअल रिटर्न, तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न है, मान के चलो सेकंड केस में 30 नवंबर 2018, और ये तो फिक्स ही रहेगी आपकी 20 अक्टूबर 18, तो जीएसटी आईटीसी जो इनवॉइस आप भूल गए थे कब तक ले सकते हो, कब तक बोलूं, 20 अक्टूबर 18, बराबर। थर्ड केस ले लो कि अब आपने क्या किया, ड्यू डेट पे रिटर्न भर दिया, एग्जैक्ट ड्यू डेट पे, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31/12/2018, मैंने अभी बताया ड्यू डेट है, रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न ऑफ 17/18, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31/12/18, तो और आपने कब फाइल किया उसको, 31/12 को ही, और थर्ड केस में ये तो सेम रहेगा, सितंबर महीने की ड्यू डेट, तो जीएसटी आईटीसी कब तक ले सकते हो बताओ, कब तक ले सकते हो बताओ, 20 अक्टूबर 2000, सिंपल। तो कहने का मतलब क्या, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और कौन सा रिटर्न बेटा, एनुअल रिटर्न, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, उसकी ड्यू डेट तो क्या होता है, ईयर खत्म होने के बाद लास्ट डे ऑफ डिसंबर मंथ, मतलब 31/12, ये फिक्स है, दैट इज, लेकिन उसको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि वो क्या है, ड्यू डेट है, हमें कौन सी डेट देखना है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देखना, तो एक्चुअल डेट आपको यहां पे दी हुई, और सितंबर महीना जो रहेगा नेक्स्ट ईयर का सितंबर महीना, उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ईयर हमारा ये, इस साल का हमको इनवॉइस भूल गए क्रेडिट लेना, तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में सितंबर महीने का ड्यू डेट देखेंगे, ड्यू डेट 20 अक्टूबर, ये फिक्स रहेगी हमेशा, और उसको कंपेयर करेंगे जिस दिन हमने एक्चुअली एनुअल रिटर्न फाइल किया, विच एवर इज अर्लियर। तो देखो, रजिस्टर्ड पर्सन शॉल नॉट एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट, शॉल नॉट मतलब वो नहीं ले पाएगा, कब, किसके बाद नहीं ले पाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आफ्टर मतलब ये दोनों चले गए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 39 ऑफ मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद का सितंबर, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, टू विच द इनवॉइस रिलेटिंग टू द डेबिट नोट और पर्टेन, टू विच सच ए इनवॉइस और डेबिट नोट, जिस साल में वो इनवॉइस और डेबिट नोट है, जिस साल का है वो, उस साल का नेक्स्ट, मतलब हां अभी ये भी देख लो, अगर वो इनवॉइस मान के चलो यहां पे मैं बोलूं कि वो इनवॉइस 16-17 का ही है, अगर वो इनवॉइस 16-17 का ही होगा, तो फिर आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2017, ये आपकी ड्यू डेट हो गई एनुअल रिटर्न, तो ये कब तक आपने फाइल किया वो देखना पड़ेगा। ओके, तो ये कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत सिंपल है जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। चल ग्रेट, फिर आगे बर्डन ऑफ प्रूफ, पर्सन टेकिंग द, अच्छा और वो उसका ये बताया, फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ, द पर्सन टेकिंग द क्रेडिट, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए उसको आप समझ लो, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल इतना ध्यान में रखो आप, तो सब कुछ जम जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, इतने एग्जाम्पल आप ध्यान में रखो बस। Where any person claims that he is eligible to take ITC under this act, the burden proving such a claim shall lie on such a person. गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, जो बोल रहा है हमें क्रेडिट चाहिए, बर्डन उसी के ऊपर, तू ही प्रूफ कर कि तुझे क्रेडिट क्यों चाहिए, हम नहीं बताएंगे, हम लॉ नहीं बोलेंगे, तू प्रूव कर कि तुझे क्रेडिट क्यों चाहिए। ओके, तो वो प्रूव करते बैठेगा कि उसको क्रेडिट क्यों चाहिए, तभी उसको क्रेडिट मिल जाएगा।